क्लास चलेगी, तो इसलिए क्लास छोड़ के जाने की भी गलती मत करना, और वीडियो भी शायद ना मिल पाए आपको। वीडियो में सिर्फ उन्हीं को दूंगी जो लास्ट वाले बच्चे रह जाएंगे क्लास में। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या करना है। देखिए, हम जो कल पढ़ने वाले थे एक्चुअल में, लेकिन कल हमारी क्लास नहीं हो पाई, चल रहा है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और उसमें भी चल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन को हमने देखा कि इसमें दो पाथवे होते हैं, एक नॉर्मल पाथवे और एक पीपीपी, ठीक है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। हमारा इसमें जो नॉर्मल पाथवे चल रहा है, हमने देखा था कि नॉर्मल पाथवे में 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले पढ़ा हमने, लिंक रिएक्शन, पीसी साइकिल पूरा पढ़ लिया है। फोर्थ हमारा जो था दैट इज इसमें वो है टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। क्यों इसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये सारी कहानी हम आज पढ़ेंगे। और ये हमारे नॉर्मल पाथवे का लास्ट स्टेप है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन में हम देखेंगे 2 स्टेप्स होते हैं यहाँ पे। एक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं आप इसे, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह सकते हैं, या हम इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था, उसका हमने इंट्रोडक्शन फेज पढ़ा था। हमने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के, क्योंकि आपको पता है ना पीसीए साइकिल तक का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स में रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स होते हैं NADH2 FADH2, वो फिर से क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। वो ऑक्सीडाइज कहाँ पे जाकर के होंगे, इस स्टेप पे आकर के होंगे। वो खुद को ऑक्सीडाइज क्यों करते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो पहले उनमें हाइड्रोजन के एटम्स ऐड ऑन हुए थे, अब वो रिलीज होंगे ताकि वो फिर से अपनी ऑक्सीडाइज NAD+ की स्टेट में आ सके और फिर से क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सके और लगातार फिर एक नए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को इसी तरह से पास ऑन करवा सकें, ठीक है। तो उनके साइक्लिंग प्रोसेस के लिए, कॉन्टिन्यूसली सप्लाई के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना बहुत जरूरी होता है। तो वो जो रिड्यूस कोएंजाइम्स हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। हमें पता है कि ये जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है ये कहाँ पर होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। समझ में नहीं आए तुरंत बोल देना, बट प्लीज डोंट मैसेज मी, ठीक है। कोऑपरेट मी ओनली फॉर टुडे, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ में नहीं आता है, इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां से भी समझ में नहीं आए डोंट मैसेज मी बेटा, प्लीज एक बार अपना माइक अनम्यूट करके आप बोल दीजिएगा ये समझ में नहीं आया, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, हमने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमने उसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनाई थी। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जैसी ही तो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऐसे तो बनाई थी हमने, है ना। और ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है हमें पता है बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी ही होती है, बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, है ना। तो वो हमने इस तरह से ड्रॉ आउट किए हुए थे। इनके बीच बीच में क्या होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का चैनल होता है, और ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का चैनल है, ऑल्दो कि इसमें ये फुल एम्बेडेड बना रही हूं मैं, कुछ हाफ एम्बेडेड भी होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होते हैं। इस तरह से ये चैनल सिस्टम में अरेंज होती है। एक्चुअल में ये जो प्रोटीन्स हैं, इन्हीं प्रोटीन, ये क्या है, एक सिस्टम में अरेंज्ड हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट कराती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। आया समझ में, द प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, द अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स अरेंज्ड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज टू बी नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, से यस और नो, जल्दी से बताइए। आया, ठीक है। चलिए अब हमें ये समझना है, हमें ये पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कितने, 2 मेन मोटिव होते हैं, 2 पर्पस।
एक तो जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं उनका हमें क्या कराना है, यानी कि एक तो एटीपी का फॉर्मेशन तो होना ही होना है, और एक जो एंजाइम्स है एनएडीएच एफएडीएच उनको रीऑक्सीडाइज कराना है। अभी वो रिड्यूस्ड स्टेट में है, अभी वो जो आए थे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से वो ये वाली स्टेट में है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनको ऑक्सीडाइज कराना है, हमें नहीं कराना है मतलब इसको कराना है, ठीक है, ताकि इनकी रीसप्लाई हो सके। जब ये ऑक्सीडाइज स्टेट में आएंगे तो ये इस तरह से बन जाएंगे। ये जो NAD है ये वापस से एंटर कर जाएगा किसमें, TCA साइकिल में या क्रैब साइकिल में, ठीक है, फिर से रिड्यूस होने के लिए इस तरह से, ताकि कॉन्टिन्यूसली सप्लाई चलती रहे। सेम विद FADH2 के भी साथ यही होगा। इससे बेटा रिलीज हो जाएंगे क्या, हमें पता है ना ऑक्सीडेशन हुआ है, रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का। हम इसे और ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर अंडरस्टूड समझने के लिए, NADH2, तो इससे दो हाइड्रोजन के एटम्स क्या हुए, रिलीज हो गए। ये जो दो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे एक्चुअल में ये क्या करेंगे, हमें पता है, हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल रहे हैं। और अभी तक हमने ग्लाइकोलाइसिस में TCA साइकिल में लिंक रिएक्शन में देखा था कि इलेक्ट्रॉन तो वर्ड हमने पढ़ा ही नहीं था, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, हम जानते हैं, ये आपके केमिस्ट्री का पार्ट है, पढ़ा होगा आपने कि एक हाइड्रोजन के एटम को बनने के लिए हम जानते हैं सबसे छोटे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनसे ही तो मिलकर के एटम बनता है, तो ये तो एटम है। किससे बना होगा ये, इसमें एक तो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर के एक हाइड्रोजन का एटम बनता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के 2 हाइड्रोजन के एटम बने हैं। ये जो होंगे, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये मूव ऑन करेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्टेट थी कैसी थी, ये रिड्यूस्ड स्टेट थी। इस रिड्यूस्ड कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बताइए हम इसे कैसी रिएक्शन कह सकते हैं, कैसी प्रोसेस है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज एन रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होगा। आप देखोगे कहाँ, हर एक जो कंपोनेंट होगा इसमें पहले वो रिडक्शन रिड्यूस करेंगे, फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे, फिर से रिड्यूस करेंगे, फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑलरेडी यहाँ पर जो रिड्यूस सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबको यहाँ तक समझ में आया। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ETS, इट हैव, इसको चलाने के लिए 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हैव 4 कॉम्प्लेक्सेस। तो वो 4 कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, चलिए हम उनको समझते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर, क्योंकि वो 4 जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही होंगे, बिकॉज हमें पता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। क्यों उसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्यों उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्यों इसका ये नाम है, ये तो हमें समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि इसमें जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक सीक्वेंस में अरेंज हैं, और वही क्या करवाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसीलिए इसको कहा गया है। देखिएगा, हमें पता है ये कहाँ हो रही है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमें पता है इसमें कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस। चलिए वो 4 कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट जो इसमें कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फेरस सल्फाइड, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, इसमें फेरिक सल्फाइड, ये बेसिकली क्या होते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को मिलकर के बनाते हैं। तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फेरिक सल्फाइड ये मिलकर के बनाते हैं किसको, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। आया समझ में, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 1, ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्सेस यही प्रेजेंट होंगे इसमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। बाकी इसके पास ये मैट्रिक्स साइड होगी, वो भी मैं पूरा बनाऊंगी जब मैं पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट करूंगी पढ़ाना तब। अभी तो हम इसका वही जो बेसिक फेज है वो पढ़ रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। नाउ ये कॉम्प्लेक्स 1 के साथ आगे एक यूबिक्विनोन अटैच्ड होता है, यूबिक्विनोन। ठीक है, ये यूबिक्विनोन को मैं किसी बॉक्स में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 1 अटैच्ड विद यूबिक्विनोन, इसके बाद में फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड अटैच होता है। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या क्या होता है वो देखते हैं। इसमें साइटोक्रोम बी होगा। ठीक है, साइटोक्रोम बी और वही फेरस सल्फाइड। ठीक है, इसके अलावा इसमें यूबी क्विनोन भी होगा, यूबी क्विनोन क्यू कर देती हूँ, यूबी क्यू। ठीक है, और इसमें साइटोक्रोम C1 भी होगा, साइटोक्रोम C1। देखिएगा साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम यहाँ पे क्या है वो बताऊंगी मैं आपको अभी। साइटोक्रोम बी, FeS, UbQ और आपके साइटोक्रोम C1। ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज कॉम्प्लेक्स थर्ड। ठीक है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है। डन। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है फिर से अटैच होता है साइटोक्रोम C के साथ में। मैंने साइटोक्रोम C को भी किसी ब्रैकेट में नहीं डाला है, इसका मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स थर्ड के साथ में कनेक्ट होता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ठीक है, वो जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है वो है आपका साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। ठीक है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ, कॉम्प्लेक्स फोर्थ है ये। यहां तक सबको समझ में आया? अब आप सोच रहे होंगे मैडम आप तो कह रहे हो कॉम्प्लेक्स 4 है ये, और अभी आप लिख रहे हो कि यहाँ तो कॉम्प्लेक्स 1 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ, कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ पे होता है? देखिए जो ये यूबिक्विनोन है, मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, ये आप सबने नोट कर लिया होगा, या हटाते नहीं है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, है ना। ये जो NAD है इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही तो जो ऑक्सीडाइज्ड NAD है ये अब एंटर करेगा, एंटर्स इनटू TCA साइकिल में, चला जाएगा वापस से, फिर से वहां पे जाकर के रिड्यूस स्टेट में आएगा, फिर से वापस आ जाएगा ऑक्सीडाइज होने के लिए यहाँ पे। ये लगातार प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो देखिएगा जो ये यूबिक्विनोन है यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं जनरली इसके साथ में अटैच होता है कॉम्प्लेक्स 2 इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, और वो कैसे? FAD और FES के फॉर्म में। ठीक है, FED और FES के फॉर्म में। ये है आपका कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइएगा जल्दी से। बच्चों मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि बात, मुझे मैसेज मत करिएगा मैम बहुत ब्लर है। आई थिंक टीचमेंट ऐप में जो मैंने अभी तक फील किया है ना, इसमें ज्यादा नेटवर्क इशू होता है तो खुद से डिस्कनेक्ट हो जाती है बेटा क्लास। वो ब्लर सिर्फ आपके साथ हो रहा है, किसी और के भी साथ ब्लरिंग की प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं ना बेटा, आपके साथ ब्लर हो रहा है इसका मतलब। ठीक है, नेटवर्क इश्यूज ऑन योर साइड। देखिए तो अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने डिस्कस किया ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है और ये कॉम्प्लेक्स 4 है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसमें मैंने आपको बोला है कि देखिएगा ये जो यूबिक्विनोन है, एक तो ये और एक साइटोक्रोम C, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्सेस। अब आता है यहाँ पे जो साइटोक्रोम है ये होते क्या है? साइटोक्रोम बेटा आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम क्या है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। आप देख भी रहे होंगे हर एक साइटोक्रोम के साथ में आयरन अटैच्ड है। तो यहाँ पे लिख देती हूं मैं साइटोक्रोम आर आर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन।
ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन साइटोक्रोम्स। एक तो ये पॉइंट हो गया, साइटोक्रोम्स क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है एक्चुअल में। यूबी क्विनोन और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, ठीक है। यूबी क्विनोन, यूबी क्विनोन एंड साइटोक्रोम सी, ठीक है, नॉट कॉम्प्लेक्सेस, ये कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे होती है जनरली, जो आपके साइटोक्रोम, अच्छा ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यानी कि ये सब कॉम्प्लेक्स तो फिक्स रहेंगे, ये रोटेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस तो नहीं है बट दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ, एक्चुअल में ये क्या है, दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। यहां तक समझ में आया सबको? जल्दी से बोलिएगा यस और नो। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, हमें समझना है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कैसे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका एफएमएन और एफईएस, एफएमएन ऐसे लिखते हैं, एफएमएन, ठीक है। ये अटैच्ड किसके साथ में है, एफईएस के साथ में, दिस इज अटैच्ड विद एफईएस, ठीक है। बीच में कौन आ रहा है फिर, यूबी क्विनोन, बीच में कौन आ रहा है, यूबी क्विनोन। मैं शॉर्ट में लिख दूं यूबी, या पूरे लिख देते हैं चलिए, यूबी क्विनोन। फिर यूबी क्विनोन के साथ में कौन अरेंज है, साइटोक्रोम बी, है ना, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी के साथ में कौन अरेंज है, एफईएस, फिर वहां पे फिर से यूबी क्विनोन अटैच्ड है, यूबी क्विन, और उसके बाद में फिर से अरेस्ट है साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1, ठीक है। फिर वापस से हम इसको थोड़ा और कर देते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी पूरे की। फिर नीचे कौन अरेंज है बेटा, उसके बाद में है साइटोक्रोम C, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, और उसके बाद में साइटोक्रोम A एंड A3 अरेंज है। इस तरह से ये चैनल्स अरेंज हैं, साइटोक्रोम A, एट लास्ट साइटोक्रोम A3। कौन कौन से हैं इसमें से कॉम्प्लेक्सेस, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ठीक है, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स टू, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स फोर्थ है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स जो सेकंड है ये कहाँ अरेंज होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड यहां पर अरेंज होता है, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेकंड, यानी कि ये वाला जो एफ ए बी और एफ ई एस है वो यहां पर अरेंज होता है, मैट्रिक्स की साइड अरेंज होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक आप नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो बहुत फास्टली। नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है क्या, नॉट लुकिंग क्लियर, ब्लर, ब्लर इज विद ऑल, सबके साथ में ब्लर प्रॉब्लम हो रहा है क्या? यस मैम, ओके वेट, अभी बताइएगा मुझे थोड़ा, ट्राई टू रिकनेक्ट। क्लियर है ना अभी? हर ऐप में प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं।
देन ठीक है। देखिएगा जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसके साथ एक एंजाइम अटैच्ड होता है, ठीक है, एक एंजाइम, और वो एंजाइम का नेम है दैट इज NADH, डिहाइड्रोजिनेज कह सकते हो आप उसे, या सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज भी कहा जा सकता है। ये एंजाइम इसके साथ अटैच्ड होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के साथ, यानी कि वो जो सबसे फर्स्ट वाला NADH ये वाला जो है आएगा, वो यहां पर आएगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास में, और खुद को ऑक्सीडाइज कराएगा, ठीक है। किसके थ्रू कराएगा? इस एंजाइम के थ्रू कराएगा। दिखाई दे रहा है NADH2 यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज बाय एंजाइम। मैं यहाँ पे सिर्फ एंजाइम लिख रही हूँ, एंजाइम का नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज है मतलब वो हाइड्रोजन का रिमूवल करवाएगा इसके, और उसको ऑक्सीडाइज करेगा ताकि वो जो ये वाली स्टेट होगी वो वापस से क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाए। और इसमें लगातार इस तरह से जब हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो आपको पता है ना, ये वाले स्टेज में रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन्स को पास करने के लिए तो ये चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से पास होगा, इन सब से, इन सब से, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन आयंस हैं वो पहले इधर आएंगे, ठीक है। जो कौन सा है आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है उसमें आएंगे, यहां पर आएंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। फिर वो अल्टीमेटली लास्ट में मैट्रिक्स में भी आएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले तो मैट्रिक्स में ही है ना। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से बाद में जो ये साइटोक्रोम A3 है, ये साइटोक्रोम A क्या करेगा? ये फाइनल एक्सेप्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा उसको, और जो यहां से प्रोटॉन का मॉलिक्यूल आएगा उसको, ठीक है। एक हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, टू नहीं एक, उस एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में मिक्स करके ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। आया समझ में यहां तक? ये क्या बनाएगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पास हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, और जो यहां से आएगा प्रोटॉन, उसको यूज करेगा कौन? एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये नीचे वाला स्टेप दिखाई दे रहा है सबको बोर्ड पे? ये नीचे वाला स्टेप सबको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है? ठीक है। ये इसको यूज करेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा, जिसे हम मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। इस तरह से होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पूरा इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू। ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है NADH2 तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से ही बाइंड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स 2 जो FADH2 होगा उसको ऑक्सीडाइज कराएगा, ठीक है। उसको क्या कराएगा? उसको ऑक्सीडाइज कराएगा। तो वो कॉम्प्लेक्स 2 यहां होगा कॉम्प्लेक्स 1 के बाद, कॉम्प्लेक्स 1 और यूबिक्विनोन, ठीक है, के बीच में यहां पे होगा कॉम्प्लेक्स 2। अब जो FADH2 का जो मॉलिक्यूल आएगा खुद को ऑक्सीडाइज कराने के लिए, वो इस कॉम्प्लेक्स पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। याद रखना ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो फाइनली हमने देखा, अभी तक हमने जब ग्लाइकोलाइसिस में तो चलो ठीक है ऑक्सीजन का यूज होता ही नहीं है, लेकिन क्रेब्स साइकिल में भी कोई ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, अभी तक देखा ना हमने, इसीलिए तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला गया है कि ये जो ऑक्सीजन का यूज होगा वो कहां पर होगा? फाइनल स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का यूज होगा, मैं पॉइंट्स को ऊपर लिख रही हूँ, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ऑक्सीजन यूज्ड, नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए तो मैं थोड़ा रब कर दूं फिर कहीं से, नोट कर लिया होगा आप सबने, थोड़ा सा यहाँ से रब कर रही हूँ मैं, ठीक है, इतने से पोर्शन को, क्योंकि कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे लिख लेंगे। देखिएगा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूजेस इन फाइनल स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
इसीलिए क्या बोला गया है इसको, एरोबिक रेस्पिरेशन बोला गया है। ऑक्सीजन का यूज यहाँ हुआ है वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ताकि पीएच मेंटेन रह सके, सब कुछ मेंटेन रह सके। दूसरा, यहाँ पर जो एटीपी फॉर्म होती है वो भी किसकी वजह से बनती है, ऑक्सीडेशन की वजह से बनती है ना। एक पॉइंट तो ये हो गया, ऑक्सीजन यूज हो रही है फाइनल स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बाय साइटोक्रोम A3 के लिए। एक चीज और बेटा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में कि साइटोक्रोम A3 का दूसरा नाम क्या है, तो साइटोक्रोम जो A3 है उसका जो दूसरा नाम है दैट इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। मैं इसको अलग से नोट करके लिख देती हूँ, ये बहुत बार पूछा गया है, नोट करके लिख दिया है मैंने। साइटोक्रोम A3 इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसे, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्यों कहते हैं इसको ऑक्सीडेज, समझ में आ गया होगा, क्योंकि फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम A3 ही है, और वहीं पे जाकर के उस इलेक्ट्रॉन का और वो जो प्रोटॉन आयंस है उनका बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज करके वो एक वाटर के मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। आया समझ में, ये है उसका दूसरा नाम, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और, ये हमने पढ़ लिया, इसमें भी एटीपी जनरेट होगी, क्योंकि हमें पता है ना एक एनएडीएस से 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, तो वो एटीपी जनरेट ऑक्सीडेशन के थ्रू हो रही है। इनका ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, तभी तो एटीपी जनरेट हो रही है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एटीपी फॉर्म्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाय, किसके थ्रू होती है, ऑक्सीडेशन के थ्रू होती है, बाय ऑक्सीडेशन। इसीलिए सो दैट इसको क्या कहा जाता है, सो दैट इट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सो दैट इट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आया समझ में, टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोला है हमने इसे, क्यों, ऑक्सीजन का ऐड तो हुआ है ना, लेकिन कहां पे, टर्मिनल, लास्ट स्टेप पे हुआ है, इसीलिए इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यानी कि O2 यूज्ड एट टर्मिनल स्टेप, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, so that it is known as terminal oxidation। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं हुए, ये बताइए मुझे यहां तक। अब हम चलते हैं हमारे मेन स्टेप की तरफ, कैसे होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, कैसे एटीपी फॉर्म होगी, कैसे वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये अभी हमने सिर्फ अरेंजमेंट पढ़ा है कि वो इस तरह से अरेंज होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, यस, ठीक है, जल्दी से करिएगा, मैं इसे रब करती हूँ और फिर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। कल हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन फेज कंप्लीट किया था, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हमें पता है होता क्या है, हमें पता है यहाँ पे जो हमारे जो प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, एक्चुअल में इस तरह से हमने देखा था, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इधर में ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, और ये है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज, यहां इस साइड में है आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इधर में आ जाएगी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑल्दो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमने देखा था कल कि सबसे पहले जो एक कौन होता है, FMN, ये है ना, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक कॉम्प्लेक्स ही तो होता है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स 1 का कंपोनेंट है।
इसके साथ में यहां पर कौन, ये किसको गेन करता है, NADH2 को, एक एंजाइम के थ्रू। वो एंजाइम कौन सा है, मैं यहां पर लिख रही हूं बाय NADH, वेरी गुड, NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू, रिफ्लेक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा, NADH डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू। डन। ये FMN क्या करता है, इसके हमें पता है ना एक्चुअल में इसमें होता क्या, ये तो कहानी होती है NADH प्लस H प्लस, जब ये एंजाइम इस पर एक्ट करेगा तो NAD में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन एटम्स रिलीज हो जाएंगे। ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स बने कैसे थे, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के मॉलिक्यूल से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक हाइड्रोजन एटम, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 हाइड्रोजन एटम। ये वापस से एंटर कर जाएगा क्रैब्स साइकिल में, है ना, इसका फिर से वहां पे जाकर के रिडक्शन होगा। तो NADH डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है, रिमूव करवाएगा इसमें से हाइड्रोजन एटम को, और ये NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव में, जो वापस से TCA साइकिल में मूव ऑन कर जाएगा। इसके जो ये वाले जो है, ठीक है, हाइड्रोजन, इसके ऑब्वियसली स्प्लिटिंग, इनके ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में अलग अलग रिलीज होगा। तो इसके जो प्रोटॉन आयंस हैं, ठीक है, पहले तो इन हाइड्रोजन एटम को किसने गेन किया है, यहां इसने। और ये बात हम जानते हैं, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है उसे क्या बोला जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन रिडक्शन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन हो गया। FMN रिड्यूस हो जाता है किसमें, FMNH2 में। अब क्या होगा, इसका पहले तो मन हुआ रिड्यूस होने का, अब ये बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे रिड्यूस नहीं होना, मुझे तो वापस से अपनी वाली स्टेट में आना है। तो ये अपनी वाली स्टेट में आ जाएगा, यानी कि अब ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसने ऑक्सीडाइज किया, और जो 2 ये वाले जो प्रोटॉन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको यहाँ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में रिलीज कर दिया। समझ में आया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ रिलीज हुए, और इन 2 इलेक्ट्रॉन को बताइएगा FMN के साथ में एक और कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 में 2 कंपोनेंट थे, FMN FES फेरसल्फाइड, है ना, ये FES, ठीक है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन का गेनिंग हो या हाइड्रोजन का गेनिंग हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन ही तो बोलते हैं। तो यहां पर भी ये क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, और ये इस स्टेट में कन्वर्ट हो गया Fe2+ में, ठीक है, फेरस से फेरिक स्टेट में। और इसने अभी तो गेन किया इलेक्ट्रॉन को, अब क्या करेगा, ये फिर से इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, ठीक है, फिर से क्या कर देगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, और यहां पर ये फिर से खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर वापस से इधर आ गए। अच्छा, बीच में क्या कहानी हुई, बीच में एक स्टेप आया, जब FMN से FES पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए, और जब इसने अपने प्रोटॉन्स को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसपोर्ट किया, तो यहाँ इसके बीच में हमें याद है ना, हमने माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं, है ना। इस वाले प्रोटॉन का मन हुआ वापस से मैट्रिक्स में आने का, लेकिन इसने रास्ता नहीं दिया जाने के लिए, इसलिए यहाँ पे बीच में कौन अटैच्ड है, यहाँ पर बीच में अटैच्ड है कौन, वही ऑक्सीसोम। मैं इसे रब कर दूं, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, काम करती हूँ, ठीक है, ये वाला अब पूरा रब कर देते हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये इस तरह से, ठीक है, ये हमें पता है इस एंजाइम के थ्रू पूरा काम हुआ है, ये NAD+ में, जो कि एंटर कर जाएगा TCA साइकिल में, ठीक है।
और प्रोटॉन आयंस यहाँ आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। ठीक है, अब जो ये प्रोटॉन्स थे ये इधर आने की सोच रहे हैं, किसके थ्रू आएंगे, ये ऑक्सीफोम के थ्रू आएंगे। टेल पार्ट है इसका, टेल पार्ट जो है F0 और ये है F1 पार्टिकल। ये मैंने आपको कल भी बताया था, इसके पास बहुत सारे रिश्वत है देने के लिए, है ना। तो ये ऐसे इधर आया और इधर निकल गया मैट्रिक्स में। इसने इसको रिश्वत दी, रास्ता इसने दिया, इसने बोला मैं फ्री में तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा, है ना। उसने इसके एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को यूज कर लिया और एक एडीपी के साथ ऐड करके एक एटीपी का मॉलिक्यूल बना दिया। यहां तक समझ में आ गया सबको, हाँ कि ना? जल्दी से बताइए हाँ या ना। ठीक है, फिर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हो चुका है। अब इस इलेक्ट्रॉन को गेन किसने किया है बताइए? जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो कौन है? वो है यूबीक्विनोन, है ना। दैट इज व्हाट, यूबीक्विन। इस यूबीक्विनोन ने इस इलेक्ट्रॉन को तो गेन किया ही किया, साथ साथ में उसने इस वाले हाइड्रोजन को भी गेन किया। गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। यस, और जब ये यूबीक्विनोन के साथ आया और ये आया तो यहाँ पर कौन सी वाली रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा? जल्दी से बताइए। ये फिर से रिडक्शन हो गया, है ना, और ये कन्वर्ट हो गया UbQH2 में। लेकिन फिर से वही इसका मन हो गया ऑक्सीडाइज होने का, है ना। इसने खुद को ऑक्सीडाइज करा दिया और अपने जो प्रोटॉन आयंस थे उनको यहां पर रिलीज कर दिया। यहां तक में किसी को कोई डाउट? अब यूबीक्विनोन के बाद में बताइएगा, फिर यहां से वही जब ऑक्सीडाइज हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए हैं। यस, यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, आपको याद होगा हमने कॉम्प्लेक्स 1 पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या क्या थे? FMN और FES। ये कंप्लीट हो गया पूरा स्टेप। ये यूबीक्विनोन के साथ अटैच्ड थे जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे। इनके साथ में FMN, FADFMN, है ना, वो अटैच्ड है। ये फिर किसके साथ था? यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 था तो फिर कॉम्प्लेक्स 3 आया था, है ना, कॉम्प्लेक्स 3। और वो कॉम्प्लेक्स 3 में क्या क्या था? किसी को याद है कि भूल गए सब? जल्दी जल्दी बताओ। कॉम्प्लेक्स 3 में था क्या? एक तो साइटोक्रोम बी, फिर FES, फिर साइटोक्रोम सी। ओके बेटा, साइटोक्रोम सी नहीं था, साइटोक्रोम बी, FES, यूबीक्विनोन, फिर साइटोक्रोम C1। ये था कॉम्प्लेक्स 3 में। फिर साइटोक्रोम सी था जो कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर था, कॉम्प्लेक्स नहीं था। और फिर साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, जिसको हमने साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी कहा था, A3 को। ये थे आपके कॉम्प्लेक्स 4 में। तो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 कंप्लीट हो गया है। कॉम्प्लेक्स 3 पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 पे ये भी कंप्लीट हो गया है। साइटोक्रोम बी है, यहाँ आ गया साइटोक्रोम बी। इस साइटोक्रोम बी पे वही वाली स्टेज होगी, रिडक्शन होगा पहले किसका? वही जो कि हमारे कौन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स है, आयरन फेरस है, ठीक है। Fe3+ से स्टेज हो गई आपकी Fe2+ में, और ये फिर से ऑक्सीडाइज कराएगी खुद को और इसने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिर से रिलीज करा दिया, ठीक है। फिर से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करा दिया। साइटोक्रोम बी की कहानी खत्म हुई। अब इधर आ गए FES के पास, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? मैसेज मत करना, यस और नो कर दो मुझे। अब ये साइटोक्रोम बी की कहानी कंप्लीट हुई। FES फेरसल्फाइड, ठीक है, वही ये भी वही करेगी। FeS 3+ स्टेज में है, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, इसका रिडक्शन होगा Fe2+ स्टेज में कन्वर्ट होने के बाद फिर से खुद को ये ऑक्सीडाइज कराएगी और
इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगी। यहां तक समझ में आया सबको? हाँ या ना? मैसेज नहीं करना, आवाज ये तो का मैडम चा। अर्पिता क्या बोल रहे हो आप? Again and again class is disconnecting. Is this problem happening only with me or with everyone? Beta is with you only, Nisha. This is with you. हाँ बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सबको? क्या हो गया? तो बोलना नहीं चाह रहा है? मैसेज किया है? अच्छा हाँ, आ गया आ गया, चलिए ठीक है। यहाँ तक नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैं इस पॉइंट को यहाँ से पूरा ही रब कर रही हूँ क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्सेस तो कल भी पढ़ ही लिए थे। अब हम इसको थोड़ा सा उस साइड लेकर के जाते हैं, ठीक है। इधर में लेकर के आती हूँ मैं, थोड़ा सा उधर से स्टार्ट करना चाहिए था मुझे। ये यहाँ नोट करिएगा, ये फिर से वही आ गया आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इधर आ गई अब की बार। और मैं इस बार ना आउटर मेम्ब्रेन को नहीं बना रही हूँ क्योंकि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का भी काम नहीं है। ये आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस तरह से चल रहे हैं हम। यहां तक हम आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो चुके हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करेगा? आपको याद है, साइटोक्रोम बी, फेरस सल्फाइड, इसके बाद में कौन है? यूबीक्विनोन, फिर है साइटोक्रोम C1। तो यहाँ पे आ गया कौन? आपका यूबीक्विनोन, ठीक है। देखिएगा, ये अभी यहाँ पर ही है ना, हमें पता है ये वाले जो प्रोटोन आयंस हैं ये अभी यहीं पर हैं, ठीक है। अब आ गया कौन यहाँ पे? यूबीक्विनोन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से रिलीज हो रहे हैं उनको गेन कर लिया है, ठीक। एक एटीपी और बन रहा है कहीं तो भी, एक एक एटीपी यहां बन गया। यूबीक्विनोन, हाँ एक यहां पे बन रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली वही तो, एक एटीपी यहाँ बन रहा है और एक एटीपी यहाँ बन रहा है, यानी कि ये वाला यहाँ तो है, इसके पास वापस से अटैच्ड है कौन? वही ऑक्सीसो, है ना। ये इसका F1 पार्टिकल है, ये इसका F0 पार्टिकल है, ये इधर से गया और पूरा यहाँ आ गया इस तरह से। और इस F1 पार्टिकल ने फिर से इसके पास में से जो फॉस्फेट था उसको यूज किया और एक एटीपी फिर से बना दिया, ठीक है। अब हाँ सही है, बिल्कुल सही है, आ गया। यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो प्रोटॉन है, ये अब कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और ये इलेक्ट्रॉन का इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। अब क्या होगा? ये फिर से जब यूबीक्विनोन आएगा इधर साइड में, ये यूबीक्विनोन क्या करेगा? जो ये वाला हाइड्रोजन है, इधर देखिएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर में जो है, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का जो ये प्रोटॉन है, इसके पास में एनर्जी थी, इस रिश्वत देने के लिए कुछ था तो उसने यहाँ पर भी दे दिया और वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया। अब फिर से ये जो यूबी क्यू है इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये इधर आ चुका है, मैं इसको इधर लिख देती हूँ। इसको फिर से गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये यूबी क्यू से यूबी क्यू एच 2 में। आ गया समझ में बेटा सबको? ये वाला स्टेप फिर से क्या हो गया? रिडक्शन हो गया है। जहां भी समझ में नहीं आए बच्चों तुरंत बोल दीजिएगा मुझे। ये वाला है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लेके चली गई हूँ उसे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही है वो। अब इसने फिर से इस प्रोटॉन को यहाँ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फिर से रिलीज कर दिया और खुद को ऑक्सीडाइज करा दिया। खुद को क्या करा लिया उसने? ऑक्सीडाइज करा लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ रिलीज हो गए, ठीक है। अब देखिएगा क्या हुआ, फिर से यहाँ पे कौन है? यूबीक्विनोन के बाद कौन है? साइटोक्रोम C1। इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे साइटोक्रोम C1 और वही वाली स्टेट वापस से आ जाएगी, Fe3+ से
Fe2+ में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स हुआ है रिडक्शन और फिर से ये ऑक्सीडाइज करेगा खुद को और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिलीज कर देगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, इसका एक बार और मन हो रहा है वापस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाने का। अभी इसके पास कुछ और बचा हुआ है देने के लिए। ठीक है, फिर से यहाँ पर एक ऑक्सीसोम लगा हुआ है। ध्यान से समझना बेटा, मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप इनको याद नहीं भी कर पाते हो डोंट वरी, मैं आपको एक बहुत अच्छी सिंपल सी ट्रिक बता दूंगी, सारे सीक्वेंस में लर्न हो जाएंगे। और फिलहाल तो आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। एक फिर से यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C1 के बीच में ऑक्सीसोम है। इस ऑक्सीसोम का वही ये F0 पार्टिकल है, ये F1 पार्टिकल है। इसने ये गया यहाँ पे और सीधा फिर से आ गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब ये वाला और इसकी जो फिर से जो एक फॉस्फेट है उसको यूज किया इस F1 ने और बना दिया एक ATP। 3 ATP के मॉलिक्यूल बन चुके हैं, एक, दो और एक थर्ड। याद रखिएगा, अब कोई नहीं बनेगा। ये बेचारा प्रोटॉन पूरा का पूरा अब एग्जॉस्ट हो गया है। अब इसके पास कुछ देने के लिए है नहीं है, ना इसे कोई यूज करेगा। अगर ये इधर आ गया तो इसको वापस से इधर देने के लिए कुछ है नहीं है, तो ये यहाँ पे आएगा भी नहीं ऑक्सीसोम के थ्रू। यहां तक आया समझ में? अब क्या होगा अगर इसको यही छोड़ दिया जाए, ऐसे लगातार हाइड्रोजन एटम्स आते रहेंगे, प्रोटॉन आयंस आते रहेंगे, तो क्या होगा, इसका तो जो पीएच लेवल है वो क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, है ना। तो ये चीज तो बिल्कुल, यानी कि अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाएगी फिर तो डिसबैलेंसिंग हो जाएगी सब कुछ। तो इसका क्या किया जाए? अब इसे कोई यूज भी नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। अगर इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही छोड़ दिया जाए तो ऐसे तो अभी एनएडीएच से सिर्फ एक आया है, फिर दूसरा एक और, क्योंकि एक एनएडीएच से 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, वो हमने यहाँ देख लिया। और यहाँ पे दो टोटल कितने आएंगे हमने देखा था, यहाँ पे 6 एनएडीएच है। तो ऐसे हर एक एनएडीएच से अगर लगातार प्रोटॉन्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा मैट्रिक्स में और पीएच डिसबैलेंस हो जाएगी। उसे कैसे मेंटेन करना है अब वो समझना है। साइटोक्रोम C1 के बाद में एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो है आपका साइटोक्रोम C। किसी का माइक अनम्यूट है बच्चे, माइक में अपना म्यूट करें। अब यहाँ पर है साइटोक्रोम C, सेम वही कहानी रिपीट होगी यहाँ पर Fe3+। ये साइटोक्रोम C ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, खुद को रिड्यूस किया और इस स्टेट में Fe2+ में कन्वर्ट हुआ और फिर से खुद को ऑक्सीडाइज किया, खुद को फिर से ऑक्सीडाइज किया और उसके बाद फिर से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया। ठीक है, अब कौन है नीचे, साइटोक्रोम C भी आ गया। साइटोक्रोम C के बाद में कॉम्प्लेक्स 4 स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा, साइटोक्रोम A, है ना, साइटोक्रोम A वही फिर से ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वापस से इसी स्टेट में, ये Fe3 to Fe+, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वही ये पूरा प्रोसेस बार बार तो रिपीट हुआ है इसलिए इसमें याद रखने जैसा कुछ है भी नहीं है। फिर से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज यानी कि साइटोक्रोम A3, और वो साइटोक्रोम A3 भी वही सेम Fe3+ रिड्यूस हो जाएगा किस स्टेट में, Fe2+ में, और फिर से ऑक्सीडाइज होकर के ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। हमें पता है ना, हमने पढ़ा भी था कि जो फाइनल एक्सेप्टर है जो इलेक्ट्रॉन का वो कौन है, वो तो यही है ना A3, यहाँ पर ही तो होगा, इसने लास्ट में एक्सेप्ट किया है। अब क्या होगा देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है क्या मैं इसको इधर लेके आ सकती हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब देखिएगा मैं इसको ना इधर से रब कर देती हूँ, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ही है। आप ऐसे समझिएगा, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 से आया है
और जो हमने भी बोला था ना कि इसको आप ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जो एग्जॉस्टेड प्रोटॉन आयंस हैं, क्योंकि अगर ऐसे लगातार प्रोटॉन आयंस मैट्रिक्स में बढ़ते रहे तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, है ना। एसिड क्या हो जाएगा, जो एसिडिक पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका यूज किया और जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको गेन किया। यहाँ पे आया एक हाफ वाटर का, सॉरी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का यूज करके बना दिया एक वाटर का मॉलिक्यूल। ये बना कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये वाला जो वाटर है ये मेटाबॉलिक वाटर है, मेटाबॉलिक वाटर। याद है जब हमने पीसी साइकिल पढ़ी थी तो वहां पे 7th स्टेप पे वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ था। वो वाटर कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। इस तरह से लगातार इन इलेक्ट्रॉन्स का और इन एग्जॉस्टेड प्रोटॉन्स का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज करके वाटर बनाता रहेगा, ताकि क्या ना हो, ताकि यहाँ पर पीएच डिसबैलेंस ना हो। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता रहेगा। मुझे बताइएगा यहाँ तक कितनों को ठीक से समझ में आया है, कितनों को ऐसे ओके ओके समझ में आया है, कितनों को नहीं समझ में आया है। मैं एक बार इसको रिपीट करूंगी, पर फिलहाल बताइएगा थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है। यस, ज्यादा नहीं आया है ना। देखिए एक चीज और हमने बोली थी यहाँ पे, ये तो हमने NaDH2 की कहानी रिपीट करी है। FeDH2 याद रखिएगा कभी भी कॉम्प्लेक्स 1 के बाद में होता है। याद है ना हमने यूवी क्विनोन के साथ अटैच किया था FeDFMN को, तो वो यहाँ अटैच होगा, यहाँ पर। यहाँ पे होता है कॉम्प्लेक्स 2। अगर FeDH2 जो मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे NaDH2 एंटर करता है, ऐसे ही जो FeDH2 मॉलिक्यूल होगा वो यहां से एंटर करेगा। उसका जो प्रोटॉन आयन होगा वो यहां से किसको, Fed को रिड्यूस करेगा, ठीक है, FeDH2 में, और उसके भी फिर प्रोटॉन आयंस यहाँ पे आ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कराती हूँ, बहुत ध्यान से समझना एक एक स्टेप को। हमें पता है 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये यहां से यहां तक जो है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 इधर है, फिर यहां से साइटोक्रोम बी से और साइटोक्रोम C1 तक जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स 3 है, यहां तक पूरा, यहां तक। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये कॉम्प्लेक्स 4 है। यही तो पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 4 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या, देखो इस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट वहां से वहां भी तो लेके जाया जा सकता है, लेकिन कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, क्योंकि इनके अंदर ना बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर है और फिर एनर्जी को यूज करना है, वेस्ट नहीं होने देना है ना। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था, 15 स्टेयर्स के ऊपर आपका कोई ग्लास प्रोडक्ट है और वहां पे ऊपर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, उस कांच के सामान को सीधा वो फर्स्ट स्टेयर पे डाल देगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, बेकार हो जाएगा, काम का ही नहीं रहेगा वो। और अगर वहां पे दो दो एक एक सीढ़ी को छोड़ करके कोई आदमी खड़े हुए हैं और वो उसको एक एक करके ट्रांसपोर्ट, 15th पे जो है उसने 14th स्टेयर वाले इंडिविजुअल को पास किया, 14th ने 13 स्टेयर वाले को, 12, 11 और इस तरह से वो फर्स्ट स्टेयर वाले इंडिविजुअल के पास सेफली ग्लास प्रोडक्ट आ गया, टूटा भी नहीं, वेस्ट भी नहीं हुआ, यूज होगा अब उसका। वही सेम कहानी है यहाँ पे, डायरेक्ट हम उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ नहीं लेके जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आएगा, उसको एक एक करके लेके जाया जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एंटर करता है वो NaDH2 होता है। इस NaDH2 का क्या होने जा रहा है बताइएगा आप मुझे। इस NaDH2 ने पहले तो रिड्यूस करवाया था टीसी साइकिल में खुद को, अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो दो आयंस हैं हाइड्रोजन के, ये रिलीज हो जाएंगे इस एंजाइम के थ्रू। उन हाइड्रोजन को कौन गेन करेगा,
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये गेन करेगा और ये खुद को फिर, क्योंकि अब इसका रिडक्शन हो गया, इसमें ऐड हो गया ना वो, ये बन गया FMNH2। इसने पहले तो खुद को रिड्यूस कर लिया, लेकिन बाद में इसको वजन झेला नहीं गया, उसने बोला नहीं नहीं मैं तो पहले ही ठीक था, उसने इसके H2 को यहां रिलीज कर दिया, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए और ये खुद से वापस से इस स्टेट में आ गया, पहले वाली स्टेट में, अपनी ओरिजिनल स्टेट में। इन प्रोटॉन आयंस का वापस से मन हुआ कि मैं तो जहां से आया था वहीं से एरिया में जाना चाहता हूं, लेकिन ये रास्ता दे नहीं रहे हैं, बीच में ये है देने के लिए ऑक्सीसोम। इसने कहा मैं रास्ता तो दे दूंगा, लेकिन मुझे कुछ तो चाहिए तुमसे, फ्री में तो मैं नहीं जाने दूंगा। उसने बोला ठीक है मेरे पास खूब सारी एनर्जी है, तुम मेरी कुछ एनर्जी ले लेना। उसने बोला आइए, F0 ने रास्ता दिया, इसीलिए इसको प्रोटॉन पंप कहा गया है। दिस एक्ट एज अ प्रोटॉन पंप, दिस एक्ट एज अ एटीपी सिंथेज एंजाइम, ठीक है। ये इसको पास कर दिया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसने क्या किया, इसने इससे रिश्वत ले ली कि अब आप आए हो तो आप मुझे अपना एक फॉस्फेट दो। उसने एक फॉस्फेट लिया इसका और उसने उसको एडीपी के साथ जोड़ करके एक एटीपी का मॉलिक्यूल बना दिया। यहां तक समझ में आ गया सबको? फिर क्या हुआ, जब ये, हमें पता है कि जो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो बने किससे, प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन की कहानी तो हमने पढ़ ली, क्या इलेक्ट्रॉन भी इधर आए? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही ट्रांसपोर्ट होगी, इसीलिए तो उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा गया है। अब उन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू हो जाएगा। पहले तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया था इसने FMN ने, अब उसने खुद को जब ऑक्सीडाइज कर लिया तो वो प्रोटॉन तो यहां आ गए, इलेक्ट्रॉन को उसने आगे वाले अपने भाई को दे दिया। कौन है इसके साथ में अटैच? FeS। वो रिड्यूस स्टेट में आया और फिर से ऑक्सीडाइज स्टेट में चला गया, उस इलेक्ट्रॉन को आगे पास करके। फिर इस इलेक्ट्रॉन को और इस हाइड्रोजन को, इस प्रोटॉन को यूज किया यूबिक्विनोन ने। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मैंने कल भी बताया था आपको। ये सब फिक्स है, लेकिन ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इस यूबिक्विनोन ने इस इलेक्ट्रॉन को और इस प्रोटॉन को गेन किया, खुद को रिड्यूस किया और यूबिक्वेच2 में कन्वर्ट किया। यूबिक्वेच2 से उसने फिर से खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही, और प्रोटॉन को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में रिलीज कर दिया। इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल का फिर से मन हुआ इधर आने का, मैट्रिक्स में अपनी जगह पे आने का। फिर से ऑक्सीसोम इसके काम में आया। इसके पास अभी भी इतनी एनर्जी है कि वो इसको दे सकता है। F1 ने फिर से इसके एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को यूज करके एक एटीपी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको गेन किया है कॉम्प्लेक्स थर्ड के साइटोक्रोम बी ने, खुद को रिड्यूस किया, फिर ऑक्सीडाइज किया, आगे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है FeS ने, और फिर FeS ने आगे रिलीज कर दिया उन इलेक्ट्रॉन को, उन इलेक्ट्रॉन को फिर से कॉम्प्लेक्स थर्ड का ही जो यूबिक्विनोन है उससे गेन किया। इस यूबिक्विनोन ने इस इलेक्ट्रॉन को तो गेन किया ही किया, साथ साथ में ये वाला जो प्रोटॉन आयंस थे इनको भी गेन किया, ठीक है, और खुद को रिड्यूस करके यूबिक्यूएच2 में कन्वर्ट किया। अब ये इसने फिर से इलेक्ट्रॉन को तो आगे पास कर दिया, प्रोटॉन को फिर से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इसी जगह पे भेज दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका फिर से वापस जाने का मन है उधर अपनी ही पोजीशन पे। फिर से यहाँ पे ऑक्सीसोम के काम आया, ऑक्सीसोम ने फिर भी इसे फ्री नहीं जाने दिया है। उसने जितनी भी अब इसकी एनर्जी थी उसको एक बार और यूज करके एक और एटीपी का मॉलिक्यूल बना दिया। अब बेचारा ये प्रोटॉन तो एग्जॉस्ट हो गया, इसके पास में कोई एनर्जी नहीं बची है अब, इसलिए अब ये इधर नहीं आएगा, अब ये वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन इसको यहाँ पड़े हुए नहीं रहने दिया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ऐसे तो FMN का भी आएगा, और भी NADH हैं, अभी उनके भी प्रोटॉन आयंस आएंगे, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अगर लगातार इसी तरीके से प्रोटॉन्स का डिपोजिशन होता रहेगा तो एसिडिटी हो जाएगी, है ना। एसिड जो है वो कम हो जाएगी, पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, एसिडिक पीएच हो जाएगी, है ना। उस चीज को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चल रहा है यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम C1, ये लास्ट है कॉम्प्लेक्स थर्ड का कंपोनेंट। इसने इलेक्ट्रॉन को कैरी किया, आगे पास किया साइटोक्रोम C के पास, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास।
उसने फिर आगे पास किया साइट कॉम्प्लेक्स फोर्थ के साइटोक्रोम ए के पास में, और साइटोक्रोम ए से वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ए3 तक आया। साइटोक्रोम ए3 ने भी इसको पास कर दिया और ये आ गया आपने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज या ए3 से आए हैं और जो वहां पे पहले से एग्जॉस्टेड प्रोटॉन्स पड़े हैं, ये इनको यूज किया ऑक्सीजन के हाफ मॉलिक्यूल में, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, तो हम उसको हाफ ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। ये जो वाटर बना है इसे हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, और इस मेटाबॉलिक वाटर का यूज होगा अब कहां पर, फिर से टीसीए साइकिल में, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स में बना है ना, और टीसीए साइकिल कहां चल रही है, मैट्रिक्स में ही तो चल रही है। आया समझ में कि नहीं आया? अगर FeDH2 आएगा तो वो अपने कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर करेगा, 1 से नहीं। अब बताइएगा समझ में आया है कि नहीं आया है सबको, हाँ या ना, जल्दी से बोलिएगा। सबको आ गया? यस, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्यों कहा गया है? इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्रोटॉन्स पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करते रहते हैं थ्रू ऑक्सीटोसिन। डन? क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से? देखिए, एक NADH है ये इस एक NADH से 3 ATP के मॉलिक्यूल बने हैं, एक, दो और एक यहाँ 3। यही तो हमने पढ़ा था अभी तक कि 1 NADH2 इज इक्वल्स टू 3 ATP। अगर FADH2 एंटर करता है तो वो कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर करेगा, पहली बात। वही कॉम्प्लेक्स 2 पे कौन है? FAD और FES है ना, तो वो FAD को FADH2 में रिड्यूस करेगा, इससे दो बार एटीपी जनरेट होगी, 2 बार। ठीक है, तो 1 FADH2 इज इक्वल्स टू 2 ATP। बेटा ये हमने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रन किया है एक NADH2 के लिए किया है। लगातार इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती रहती है जब तक कि हर एक NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन नहीं हो जाता है, तब तक रिड्यूस हुए हैं वो टीसीए साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में। लेकिन ऑक्सीडाइज करना इनका क्यों जरूरी है? मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं हुए तो वापस से कौन सी वाली जो ये NAD है ये अपने आप को फिर से रिड्यूस नहीं करा पाएंगे, और हमारे पास में कोई इनका अनलिमिटेड स्टॉक तो है नहीं है, इसीलिए रिसाइकलिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस जब हमने पढ़ा था वहां पे हमने ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा। पीसीए साइकिल पढ़ा, वहां भी हमने उसका ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा, भले ही हम उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ओनली द स्टेप ऑफ normal pathway of aerobic respiration where the oxygen molecule utilized to convert या to change to form the water molecule। ये वाला जो मेटाबॉलिक वाटर है ये वापस से टीसीए साइकिल में यूज होगा, क्योंकि ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल बना है ये कहाँ बना है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बना है। ठीक है, इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? कल भी मैंने आपको बताया था। इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? बताइए मुझे जल्दी जल्दी से, आंसर करिएगा। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? सिर्फ साइटोक्रोम सी ओनली, दिस वन इज, कहाँ है ये रहा, ओनली दिस इज, या कोई और भी है जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, फिक्स नहीं, दे आर नॉट फिक्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वेरी गुड, यूबिक्विनोन। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली है ये यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम सी। आपको मैंने बताया भी था ना साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। देखिए जहां जहां साइटोक्रोम है ना, जहां जहां
वहां वहां पे आयरन मॉलिक्यूल है कि नहीं है, आया ना समझ में? यूबिक्विनोन के साथ में नहीं है, सिर्फ साइटोक्रोम। तो इसीलिए आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कभी पूछा जाए, ठीक है, कंटेनिंग प्रोटीन कौन है वो, जिनके पास में आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, दे आर साइटोक्रोम, कोई सा भी है, चाहे वो साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 को और भी क्या कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज, बताइए क्या नाम बताया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटोक्रोम A3 इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं हम इसे, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है, साइटोक्रोम, क्योंकि ये लास्ट में ऑक्सीडाइज होता है, इसके बाद फिर नहीं यहाँ पे कहीं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ये फाइनल स्टेप है। तो ये क्या हो गया, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, किसको कहते हैं हम, साइटोक्रोम A3 को। इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, यानी कि ये कैसी है, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स पाथवे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, सो दैट इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। आ गया समझ में? ये फोर्थ स्टेप है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहा है, ये सारे पॉइंट्स वैसे मैंने कल डिस्कस कर लिए थे कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन है ये, क्यों क्यों टर्मिनल ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इसमें लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, टर्मिनल फाइनल, यहाँ पर जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसका यूज उस ऑक्सीजन ने किया है मेटाबॉलिक वाटर बनाने के लिए, सो दैट इट इज अ टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम इसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब जब एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, जब जब एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, तो बताइए वो कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन के थ्रू हो रहा है, इसने ऑक्सीडाइज किया, खुद को इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेज दिया, ये इधर आ गए, ये ऑक्सीसोम के थ्रू उधर आ गए, तो इसमें जो एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रही है, एटीपी फॉर्म्स वाया ऑक्सीडेशन, सो दैट इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे इस तरह से हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसे हम कह सकते हैं। ऑक्सीजन का यूज कहाँ पे हुआ है, फाइनल स्टेप में हुआ है ना, ये भी पूछ लिया जाता है कि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेयर डज द ऑक्सीजन यूटिलाइज, तो वो एट द टर्मिनल स्टेप और एट द फाइनल स्टेप ऑफ, ठीक है, तो एट द फाइनल स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीजन यूजेस, इसीलिए इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, और यही अकेली ऐसी साइकिल है जिसकी वजह से इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा गया है, क्योंकि अभी तक जो ग्लाइकोलाइसिस के एनएडीएच थे, लिंक रिएक्शन के एनएडीएच थे, तीसरे साइकिल के एनएडीएच थे, वो सब के सब तो ऑक्सीडाइज यहाँ के हुए हैं, वहां तो वो रिड्यूस स्टेट में थे, यही तो एक स्टेप है जहां पर उन्होंने अपने एटीपी मॉलिक्यूल्स को रिलीज आउट किया है। अब मुझे बताइए एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना आपको कि अब हम पढ़ नहीं सकते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, हमें बहुत टफ लग रहा है, टफ तो नहीं लगा, इट वॉज अ वेरी इजी, वेरी गुड, नो डाउट, यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, वेरी गुड, चलिए आंसर्स भी करते हैं आप लोग। चलिए ये आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, कल हम इसकी समरी पढ़ेंगे विद इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ में कि आप इनको कैसे लर्न कर सकते हो इन सीक्वेंसेस को, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं है देन इट्स ओके, इज देयर एनी डाउट, नो डाउट, चलिए थैंक यू सो मच बेटा, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एटीपी फॉर्म्स वाया ऑक्सीडेशन ना, तो ईटीएस को क्या कहते हैं, सानिया आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहे हो आप, एटीपी फॉर्म्स वाया ऑक्सीडेशन, हाँ सही है, तो ईटीएस को क्या कहते हैं, ईटीएस का मतलब देखो समझो, यहाँ पे ईटीएस का मतलब तो ये हो गया ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं,
एंजाइमेटिक एक्टिविटी की अगर आप बात कर रहे हो, एंजाइमेटिक एक्टिविटी अभिषेक ने बोला हुआ है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ पर इसकी वजह से हो रही है, ये जो F1 पार्टिकल है ना, ये परफॉर्म कर रहा है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, दिस वन एक्ट एज अ एटीपी सिंथेस। ये यही तो है जो यहाँ पर इस एडीपी प्लस पीआई को कन्वर्ट कर रहा है एटीपी में, और ये हर एक ऑक्सीडेशन के स्टेप के बाद एटीपी बनी है, आप देख लीजिए जहां जहां बनी है ऑक्सीडेशन के बाद बनी है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला गया है। और कोई डाउट? अभिषेक, सानिया, और डाउट? नहीं, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।